नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी फार्मा से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे भले वो फार्मासिस्ट एग्जाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम हो, जीपेट एग्जाम हो, या फिर बायो के स्टूडेंट्स है, अगर आप नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बायो से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चंस को आप अंत तक देखेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस का यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ आपके 20 एमसीक्यूज की जगह आपके लगभग 100 एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, काफी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मैं हूँ आपका होस्ट यहाँ पे राम प्रकाश प्रजापत, और अभी आप देख रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमारा जो एचीवर्स बैच है एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम की, उसकी तैयारी का कुछ पार्ट। यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे देखिएगा, आप जब कभी भी अनअकैडमी को ज्वाइन करें तो वहां पे कोई भी कोर्स लें तो वहां पे राम प्रकाश 10 कोड डाल के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप राम प्रकाश 10 कोड डाल के इसे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको 5 to 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज। कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ देखिएगा, इनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। साथ ही साथ हम इनका आंसर आपको एक्सप्लेन भी करके बताएंगे, जिससे कि आपके सारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यू शुरू करने से पहले एक बार कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ क्लासिफिकेशन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम बोले, इसका डेफिनेशन दे तो कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन रहती है कंपाउंड्स हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप हो, तो इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। या फिर ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में क्या करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन होगी कंपाउंड हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप और ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस देम आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को जनरली हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। मैं आपको यहाँ का इसका क्लासिफिकेशन भी अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहला पार्ट रहता है इसका मोनोसेक्राइड्स। फर्स्ट क्लास होगी इसकी मोनोसेक्राइड्स, सेकंड कैटेगरी हो गई इसकी ओलिगोसेक्राइड्स, एंड थर्ड हो गई पॉलीसेक्राइड्स। तो देखिए, मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सेक्राइड्स जिसके अंदर 3 से लेकर 10 कार्बन पर मॉलिक्यूल रहते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स, ठीक है ना। जिसके अंदर 3 to 10 कार्बन पर मॉलिक्यूल रहेंगे, उन्हें हम बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स। जैसे कि 3 कार्बन रहेंगे तो उनको हम बोलेंगे ट्रायोस शुगर। क्या बोलेंगे, ट्रायोस शुगर। जैसे कि ग्लिसरोज हो गया, ग्लिसरोज आपका एल्डिहाइड ट्रायोस शुगर है, जिसे हम एल्डो ट्रायोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहता है तो उसको एल्डो ट्रायोस, और कीटोन ग्रुप रहता है तो उसको कीटो ट्रायोस, ठीक है ना। तो ग्लिसरोज आपका एल्डो ट्रायोस है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आपका कीटो ट्रायोस है, ठीक है ना। इसी तरीके से टेट्रोज शुगर, टेट्रोज शुगर के अंदर क्या रहेंगे, 4 कार्बन एटम, जिसे हम बोलेंगे टेट्रोज शुगर। और टेट्रोज शुगर का एग्जाम्पल है थ्रियोज एंड एरिथ्रोलोज। क्या हो गया, थ्रियोज एंड एरिथ्रोलोज। इसके अंदर टोटल 4 कार्बन एटम्स रहते हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल, तो वो है पेंटोज शुगर। कौन सा हो गया आपका, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के अंदर टोटल 5 कार्बन एटम रहेंगे, इसीलिए इसका नाम है पेंटोज। और पेंटोज शुगर कहाँ पाई जाती है, राइबोज और डीऑक्सोराइबोज के रूप में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, डीएनए और आरएनए में, है ना। आरएनए के अंदर तो रहेगी आपकी राइबोज शुगर, जो आरएनए होता है उसके अंदर रहती है राइबोज शुगर, ये वाली। और डीएनए की बात करें तो वहां पे रहती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीएनए में आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है कि ये दोनों ही पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल है। और ये आपका मोनोसेक्राइड्स है। क्या है, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। यानी मोनोसेक्राइड्स का फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ये जनरली मोनोसेक्राइड्स के रूप में रहेंगे। ये पर्टिकुलर पर मॉलिक्यूल में 3 to 10 कार्बन रहते हैं, तो मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर का मतलब जिसके अंदर 6 कार्बन एटम हो, उसे हम हेक्सोज शुगर कहते हैं। इसके एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। देखिए, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लूकोज क्या हो गया आपका, एल्डो हेक्सोज। क्या हो गया, एल्डो हेक्सोज। ग्लूकोज को हम बोलेंगे एल्डो हेक्सोज, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हेक्सोज शुगर है। फ्रक्टोज होती है ना, वो कीटोन ग्रुप रहता है। फ्रक्टोज में क्या रहता है, कीटोन ग्रुप। तो फ्रक्टोज को हम बोलते हैं कीटो हेक्सोज। क्या कहते हैं, कीटो हेक्सोज। तो इस तरीके से कीटो हेक्सोज का एग्जांपल आपका फ्रक्टोज हो गया।
एंड एल्डोहेक्सोज का जो पॉपुलर एग्जांपल है वो ग्लूकोज हो गया। इसके अलावा गैलेक्टोज और मेनोज भी आपके हेक्सोज शुगर के ही पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हेप्टोज शुगर। हेप्टोज का मतलब जिसके अंदर 7 कार्बन एटम रहेंगे। हेप्ट का मतलब 7 और हेप्टोज का मतलब जिसके अंदर 7 कार्बन वाला शुगर है तो उसे हम हेप्टोज कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलोज। क्या है? सीडोहेप्टुलोज। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? मोनोसेक्राइड्स के। रिवाइज करने की अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसको वापस रिवाइज करके फटाक से देख लीजिएगा। ट्रायोज का एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लिसरोज एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऐसे ही टेट्रोज का एग्जाम्पल हो गया थ्रियोज एंड एरिथ्रोज। पेंटोज का एग्जाम्पल हो गया राइबोज। हेक्सोज का ग्लूकोज फ्रक्टोज और हेप्टोज का हो गया सीडोहेप्टुलोज। अब हम बात करते हैं आपके ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में। देखिए ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेक्राइड्स जो कि मोनोसेक्राइड्स यूनिट से मिलकर बना होता है ना, लगभग 2 to 7 मोनोसेक्राइड्स यूनिट रहेगी। उनको कंबाइन करने के बाद में जो शुगर बनेगी उसे हम बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, यानी ये दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स यूनिट आपस में कंबाइंड होकर बनाती है, उसे हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डाइसेक्राइड्स का मतलब हो गया दो आपस में है मोनोसेक्राइड्स यूनिट बाइंड हुई, ठीक है ना, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट, तो उसे हम बोलेंगे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ये तीनों ही डाइसेक्राइड शुगर के एग्जाम्पल है, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ऐसे ही ट्राइसेक्राइड्स के अंदर 3 मोनोसेक्राइड्स, यानी यहाँ पे 3 मोनोसेक्राइड्स यूनिट अगर आपके बाइंड होती है इस तरीके से ए बी सी, तो वो आपके हो गया ट्रायो शुगर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रायोस के एग्जाम्पल रहेंगे रेफिनोज एंड मेलेजिटोज। क्या रहेंगे? रेफिनोज एंड मेलेजिटोज। ये दोनों ही आपके ट्रायो शुगर के एग्जाम्पल है। ये ओलिगोसेक्राइड्स का टाइप है, डाइसेक्राइड्स एंड ट्राइसेक्राइड्स। तो ये डाइसेक्राइड्स के बारे में काफी पूछा जाता है एग्जाम में। माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ये तीनों एग्जाम्पल आप अच्छे से लर्न कर लें। अब हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जैसे मोनोसेक्राइड्स है ना, जैसे ग्लूकोज ही खूब सारी यूनिट मिलके एक पॉलीसेक्राइड्स चेन बना रहा है, ठीक है, या फिर 2 तरीके के मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स खूब सारी यूनिट में आपस में बाइंड होते हैं, फिर वो पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। अब इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया होमोपॉलीसेक्राइड्स। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब सेम। तो होमो पॉलीसेक्राइड्स का मतलब जिसके अंदर सेम तरीके की मोनोसेक्राइड्स यूनिट खूब सारी, पॉली का मतलब खूब सारी, इकट्ठी होकर बॉन्ड बना के वो क्या बनाए आपकी पॉलीसेक्राइड्स बनाए, तो उन्हें हम बोलेंगे होमोपॉलीसेक्राइड्स। जैसे दीज आर मेड अप ऑफ सेवरल यूनिट ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। एक ही तरीके की जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट होती है ना, वो खूब सारी मिलके ये बनाती है, तो वो आपका होमोपॉलीसेक्राइड्स हो गया। जैसे कि एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेस्ट्रान, इनुलिन एंड अगार। ये सारे के सारे होमोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल है। इनको हम आगे क्वेश्चंस के साथ साथ में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे अभी आपका जनरल क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, उसके बाद में जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो उनका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तो वहाँ पे इनके डिटेल के बारे में भी डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट है हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स का मतलब जिसके अंदर 2 या 2 से अलग तरीके के, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स बाइंड होके फिर जो पॉलीसेक्राइड्स बना है उसे हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। यानी कि दीज कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। इस कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, जैसे कि पेक्टिन हो गया, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हो गए, ये आपके क्या है? हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल है। तो इसमें आपको दोनों के एग्जांपल लर्न करने हैं। होमोपॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल हो गया आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, डेक्सट्रान। हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल हो गए पेक्टिन एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम देख लेते हैं यहाँ से अब एमसीक्यू शुरू करते हैं। ये तो हमने जनरल डिस्कशन देख लिया था, जनरल क्लासिफिकेशन देख लिया था इसके बारे में। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है इन एग्जांपल ऑफ कीटो ट्रायो शुगर इज। इनमें से कौन सा एक कीटो ट्रायो शुगर का एग्जांपल है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ग्लिसरोज, दूसरा ऑप्शन है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, तीसरा ऑप्शन है थ्रियोज एंड चौथा ऑप्शन है एरिथ्रोलोज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक कीटो ट्रायो शुगर का एग्जांपल है। ग्लिसरोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, थ्रियोज एंड एरिथ्रोलोज। देखिए अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा, फिर अपन इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर देखें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखिए ग्लिसरोज की बात करें
यहाँ पे ग्लिसरोज ऑप्शन दे रखा है ना, तो ग्लिसरोज क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, ट्रायो शुगर है। ग्लिसरोज एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों ही ट्रायो शुगर है। ग्लिसरॉल आपका क्या है, ग्लिसरोज एल्डो ट्रायो शुगर, क्या है, एल्डो ट्रायोज, यानी इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा और ये ट्रायो शुगर है, यानी 3 कार्बन की शुगर है, तो एल्डो ट्राइज हो गया। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, ये भी 3 शुगर का मोनोसेक्राइड्स है और ये क्या है, एक प्रकार का कीटोन ग्रुप रखने वाला, तो इसे हम बोलते हैं कीटो ट्रायोज। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कीटो ट्रायोज का। नेक्स्ट देखें थ्रियोज। थ्रियोज के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी इसके अंदर 4 कार्बन एटम होते हैं, यानी कि ये टेट्रोज होता है। क्या होता है, टेट्रोज, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या हो गया, एल्डो टेट्रोज, क्या हो गया, एल्डो टेट्रोज। एंड एरिथ्रोलोज की बात करें तो इसके अंदर भी 4 कार्बन एटम रहेंगे, बाकी इसके अंदर कीटोन ग्रुप रहेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कीटो टेट्रोज। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा था, टेट्रोज की स्पेलिंग सही कर दिया, TROS, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पूछा था कीटो ट्रायोज, तो कीटो ट्राइज यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑप्शन बी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे कीटो ट्राइज का एग्जाम्पल हुआ। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ग्लिसरोज इज एल्डो ट्राइज शुगर व्हाइल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज कीटो ट्राइज शुगर, एंड थ्रियोज इज एल्डो टेट्रोज शुगर व्हाइल एरिथ्रोलोज इज कीटो टेट्रोज शुगर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। D sugars are sugar having configuration similar to, देखिए यहाँ पे कई सुगर्स होते हैं ना, उसके आगे लिखा हुआ होता है डी शुगर और एल शुगर, जैसे कि डी ग्लूकोज लिखा हुआ होगा या फिर एल ग्लूकोज ऐसे लिखा हुआ होगा, कहीं पे भी आपने देखा होगा। तो ये डी वर्ड है ना, डी, ये डी शुगर्स क्या इंडिकेट करती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन किससे मिलना चाहिए, जिसके नाम से हम इसको डी या एल नाम देते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात हो रही है, इस चीज का ध्यान रखें। तो देखिए 4 ऑप्शन है, डी ग्लिसरोज, ऑप्शन बी है डी एरिथ्रोज, ऑप्शन सी है डी एरिथ्रोलोज एंड ऑप्शन डी है एल एरिथ्रोज। तो आपको बताना कि किससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा, तो हम उससे डी ग्लूकोज कहेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुके हैं, कई लोगों ने इसका आंसर देना शुरू भी कर दिया होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हम देख लेते हैं, इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी डी ग्लिसरोज। क्या है, डी ग्लिसरोज। इसे ही इसके आधार पे ही डी शुगर का नाम आता है कि इसे ये डी शुगर है या एल शुगर। देखिए डी एंड कैपिटल एल, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात चल रही है, फिर से आपको बता देता हूँ, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल की बात चल रही है। इट इज रिलेटेड विद कैपिटल और डी, कैपिटल एल किससे रिलेटेड है, स्टीरियोकेमिस्ट्री से, देख लेना आप, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। और स्मॉल डी एंड स्मॉल एल भी आता है वर्ड, ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन से है, किससे है, जिसकी अपन आगे बात करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन से। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि स्मॉल कैपिटल डी लिखा हुआ है, तो जब कैपिटल डी या कैपिटल एल शुगर लिखा हुआ है किसी शुगर के नाम के आगे, तो इट इज बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ एच एंड ओ एच, किसकी पोजिशन पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन एटम और OH एटम के बीच में जो पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लास्ट 2 कार्बन। देखिए जो पीछे वाले लास्ट 2 कार्बन है, यहाँ पे ये सेकंड लास्ट हो गया और ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट एंड ये लास्ट। अगर मान लो H इधर है और OH इधर है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, H इधर है और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका OH ग्रुप है, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल डी ग्लिसरोज। क्या बोलेंगे, कैपिटल डी ग्लिसरोज। ग्लिसरोज क्या होती है, एल्डो ट्राइज शुगर होती है। क्या होती है, एल्डो ट्राइज। एल्डो ट्राइज यानी जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कार्बन है। देखिए 3 कार्बन होगी ना, 1 2 एंड 3, और इसके अंदर क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये एल्डो ट्राइज का एग्जांपल है ना। अब इसके अंदर हाइड्रोजन और OH ग्रुप अगर मान लो अपोजिट साइड में हो, हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड में हो और OH ग्रुप राइट साइड में हो, तो उसे हम बोलेंगे डी ग्लिसरॉल। और अगर मान लो यही एटम दोनों सेम साइड में, H और OH, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर सेम साइड में है दोनों, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एल ग्लिसरोज। यानी इट इज टोटली डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH एटम, वो भी कौन सा, लास्ट के 2 कार्बन पैटर्न पे, किस पे, लास्ट 2 कार्बन। ये लास्ट वाले जो कार्बन देखिए वहां पे पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो लास्ट के 2 कार्बन होंगे ना, उसी पे आपको देखना। अगर 6 मेंबर की होगी तो लास्ट के 2 कार्बन ही चेक करने, ऐसे नहीं कि बीच में से देख लें, लास्ट के जो कार्बन रहेंगे उसी पे अपन को देखना है कि H और OH की पोजीशन किस तरफ है। अगर सेम साइड में है तो एल ग्लिसरोज, एंड अगर अपोजिट साइड में है, जैसे कि H यहाँ पे लेफ्ट में है और OH राइट में है, तो वो कैपिटल डी ग्लिसरोज हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा कैपिटल डी और कैपिटल एल नाम क्यों रखते हैं ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
फ्रूट शुगर शुगर इज द अदर नेम ऑफ, इनमें से फ्रूट शुगर किसका नाम है? फ्रूट शुगर शुगर किस शुगर को हम कहते हैं वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज एंड ऑप्शन डी है सुक्रोज। जल्दी से इसका आंसर बताएगा, इनमें से किसे फ्रूट शुगर कहा जाता है? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो देख लेते हैं। इस यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है? फ्रूट शुगर। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके जो भी कॉमन नेम है वो सब आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को हम बोलते हैं ग्रेप शुगर। क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर। ऐसे ही फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज का नाम दो तीन है। देखिए एक तो हो गया फ्रूट शुगर, क्या हो गया? फ्रूट शुगर। और दूसरा होता है हनी शुगर, क्योंकि हनी में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, साथ ही साथ हनी शुगर भी कहते हैं। इसी तरीके से लैक्टोज, लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। इसमें क्या क्या रहता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दो तरीके की यूनिट मिलकर लैक्टोज बनाती है, और इसे हम मिल्क शुगर कहते हैं। एंड नेक्स्ट रहता है सुक्रोज। सुक्रोज को हम बोलते हैं टेबल शुगर या फिर केन शुगर भी बोला जाता है। कई बार इसे इनवर्ट शुगर भी बोला जाता है। तो कई बार एग्जाम में इनवर्ट शुगर के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया। इनमें से इनवर्ट शुगर किसे कहा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। सुक्रोज शुगर सुक्रोज को कहता है। टेबल शुगर का मतलब जो अपन चाय के अंदर डालते हैं ना, चीनी टेबल के ऊपर रखते हैं, चाय के ऊपर डालते हैं, इसलिए इसको टेबल शुगर भी कहते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज क्या है? जो अपन चाय में बनाते समय जनरली जो डालते हैं वो सुक्रोज ही है। केन शुगर भी उसी को बोलते हैं, क्योंकि गन्ने से ऑब्टेन होती है, इसलिए इसको केन शुगर कहते हैं। और ये मिल्क शुगर है ना, ये मिल्क में रहती है लैक्टोज। जो मिल्क का हल्का सा मीठापन रहता है वो किसकी वजह से होता है? इसी लैक्टोज की वजह से होता है, लैक्टोज शुगर की वजह से, ठीक है ना। तो इन सबके नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Number of optical isomer possible for a given sugar is calculated by if n is number of asymmetric carbon in molecule। यानी अगर मान लो आपको ऑप्टिकल आइसोमर कितने पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी शुगर के लिए, यानी कोई भी शुगर दे रखी है आपको, उसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। और अगर मान लो n क्या है? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? यानी उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कितने पॉसिबल आइसोमर, ऑप्टिकल पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2 की पावर n, ऑप्शन बी है 2 की पावर n माइनस 1, ऑप्शन सी है 2 की पावर n और फिर -1। यहाँ पे देखिए n -1 तो ये पावर में ही, ये दोनों क्या है? पावर के अंदर n -1 है, और यहाँ पे क्या है? 2 की पावर n करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है उसमें से -1, ठीक है। और एक है 2 की पावर n प्लस 1, यानी जो कि 2 की पावर n करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसमें से +1 करना है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में तो बताना है कि क्या राइट आंसर होता है। देखिए कई लोगों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका देखिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, यानी कि 2 की पावर n। आपके सामने आ गया वो 2 की पावर n क्या रहेगा? 2 की पावर n। देखिए कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। कौन से कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। जैसे कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे कि एक ये सिंगल तरीके से लाइट आ रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो आपका पोलरीमीटर लगा हुआ है, इसके अंदर आपका सैंपल भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर सीधी सीधी लाइट आ रही तो इसको क्या होना चाहिए? सैंपल से पास होने के बाद वापस सीधा सीधा जाना चाहिए। बाकी कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इस लाइट को ऐसे रोटेट कर देते हैं, कोई तो इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, कई ऐसे होते हैं कंपाउंड की वजह से लाइट इस तरीके से रोटेट हो जाती है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एल। क्या बोलते हैं? स्मॉल एल वाला कंपाउंड। और जो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ऐसे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज हो रही है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल टी। तो स्मॉल एल और स्मॉल डी आपका क्या बता रहा है कि कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन कैसा है। ये कंपाउंड का सैंपल भरा हुआ है पोलरीमीटर में, और यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है। अगर ये सीधी नहीं जाके इस तरीके से मुड़ जाती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिवो रोटेटरी। लिवो रोटेटरी, ठीक है। कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, जो लेफ्ट की तरफ मोड़ दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दे, तो उसे हम लिवो रोटेटरी बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। जबकि ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ मोड़े या फिर क्लॉकवाइज मोड़े, उसे हम बोलते हैं
डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि स्मॉल डी से जिसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यही आपके ऑप्टिकल आइसोमर है, लिवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना। अब मान लो अगर हम बात करें कि इनके अंदर कितने ऑप्टिकल आइसोमर एसिमेट्रिक कार्बन होंगे और कितने इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, तो हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है ग्लूकोज का, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये आपका देखिए पहला नंबर का कार्बन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। अब इसमें अगर हम देखें कि एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक का मतलब जिसके अंदर चारों तरफ के ग्रुप लगे हुए ना वो अलग अलग है, जैसे इधर OH ग्रुप लगा हुआ है और इधर H ग्रुप लगा हुआ है, इधर CHO ग्रुप लगा हुआ है और इधर इतना सारा दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। चारों डायरेक्शन में अलग अलग कंपाउंड लगे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कीरियल कार्बन। क्या बोलेंगे? कीरियल कार्बन भी बोल सकते हैं। दूसरा इसे हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक कार्बन भी इसे हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से देखिएगा ये वाला जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसमें भी इसी तरीके से सिस्टम है ना। सेकंड नंबर कार्बन में क्या है? इधर आपका H लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है, फिर नीचे फर्स्ट कार्बन वाला उधर वाला ग्रुप लगा हुआ है और नीचे की तरफ ये वाला, ये सारे के सारे क्या है? अलग अलग। थर्ड में भी इधर अलग अलग, फोर्थ में भी इधर इधर अलग अलग, ठीक है ना। तो इसके अंदर कीरेल कार्बन कितने हो गए? असिमेट्रिक कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। ग्लूकोज के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन कितने हो गए? 4। तो ग्लूकोज के अंदर जो ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे वो कितने होंगे? ग्लूकोज में देखेंगे 2 की पावर 4, कितने कर देंगे? 2 की पावर 4, यानी 16 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। ये आपको ये लर्न रखना है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, तो आपको मालूम होना चाहिए 16 आइसोमर होते हैं। कितना होता है? 16, यानी 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 बार आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो आपके 16 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। 2 की पावर n से आंसर आता है, ये ध्यान रखें। अगर हम देखें इसी तरीके से फ्रक्टोज को, फ्रक्टोज क्या है? कीटो हेक्सोज शुगर, जिसके अंदर कीटो ग्रुप है और 6 कार्बन है। ये एल्डो हेक्सोज है क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर ये एल्डो हेक्सोज है। इसमें देखिए कीटोन ग्रुप है, इसमें यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये तो है नहीं क्योंकि एक तरफ H फिर H फिर OH आएगा, तो दो तरफ हाइड्रोजन सेम एटम आ गया। ये भी नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन एटम आ गया। देखिए सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है ऑप्टिकल आइसोमर में, चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे एक ही तरफ, दो तरफ आपका ऑक्सीजन एटम दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए अलग अलग। अब देखते हैं ये वाला कार्बन आपका ऑप्टिकल आइसोमर से, ये भी वाली ऑप्टिकल आइसोमर से, इधर H है, इधर OH है, इधर अलग ग्रुप है, इधर ग्रुप अलग ग्रुप है। ये भी ऑप्टिकल है, इधर H, इधर OH, इधर अलग और इधर CH2OH। तो कुल मिला के 1 2 और 3 आपके एटम हो गए जो ऑप्टिकल आइसोमर है, नहीं जो कि असिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि जो आपके क्या है? असिमेट्रिक कार्बन, या फिर अपन यूं कहें कि जो किरेल कार्बन है। क्या है? किरेल कार्बन। किरेल की स्पेलिंग CHIRAL। जो किरेल कार्बन होते हैं ना उसमें उसको ही हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे फ्रक्टोज में कितने बनेंगे? 2 की पावर 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, 2 2 2 ऐसे, तो कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इस तरीके से 8 ऑप्टिकल आइसोमर इसके बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 ऑप्टिकल आइसोमर। तो आपको ये भी ध्यान रखना साथ साथ में कि ग्लूकोज से कितने बनते हैं? 16 ऑप्टिकल आइसोमर, और फ्रक्टोज से कितने बनते हैं? 8 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट शुगर्स आर मोस्टली, जो भी आपकी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट शुगर्स है वो अधिकतर क्या होती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है कैपिटल D शुगर, ऑप्शन बी है कैपिटल L शुगर, ऑप्शन सी है स्मॉल d शुगर एंड ऑप्शन डी है स्मॉल l शुगर। तो जो भी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट शुगर है जो नेचर में पाई जाती है अधिकतर, वो किस तरीके की शुगर होती है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे अगर आपका आंसर देखें तो वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि कैपिटल D शुगर। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल D एंड कैपिटल L नाम है वो किस पे बेस्ड है, वो अभी मैंने बताया था आपको। दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप। अगर हाइड्रोजन इस तरफ लगा हुआ है, OH इस तरफ लगा हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में लगा हुआ, तो वो कैपिटल D। और अधिकतर जो नेचर में पाई जाती है ना शुगर, वो क्या होती है? कैपिटल D टाइप की शुगर ही होती है। लास्ट के जो 2 कार्बन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अधिकतर जो पाया जाता है ना वो उसमें कैपिटल D शुगर ही होती है।
क्योंकि डी शुगर आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स एंड दीज आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। अगर स्मॉल डी और स्मॉल एल शुगर की बात करें तो ये किस पे बेस्ट होती है, प्रॉपर्टी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरीके से रोटेट करेंगे उस पर बेस्ट रहेगी। और अगर हम देखें बायोलॉजिकली जो नेचर में पाई जाती है तो वो आपकी रहेगी कैपिटल डी शुगर। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सुक्रोज इज ए डाइसेक्राइड कंटेनिंग, इनमें से सुक्रोज एक प्रकार का डाइसेक्राइड है, इसके अंदर क्या रहता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा टी फ्रक्टोज। ऑप्शन बी है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रक्टोज। ऑप्शन सी है 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। आपको बताना है कि सुक्रोज जो कि एक प्रकार की डाइसेक्राइड है, इनमें दो अलग अलग मोनोसेक्राइड के साथ में मिलके फिर बनी है, वो किस तरीके के दो मोनोसेक्राइड यूनिट है जिससे सुक्रोज बनी है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रक्टोज, 2 यूनिट ऑफ बीटा अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला वो है आपका आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज बनती किससे है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज के साथ में। अल्फा एक मोनोसेक्राइड यूनिट होगी अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी होगी बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, यानी दो अगर मान लो शुगर्स आपस में जुड़ेंगी, दो मोनोसेक्राइड्स अगर आपस में जुड़ती है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इधर ए मोनोसेक्राइड है, उधर बी, तो इन दोनों को बीच में जो बॉन्ड होता है ना, जो भी बॉन्ड होता है OH और H की तरह होगा, कैसे कैसे होगा जो भी है, वो आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहेगा। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका कार्बन 1, ग्लूकोज का कौन सा, कार्बन 1, ये मान लो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का पहला नंबर कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा। फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन कौन सा हो गया, जिसके अंदर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और ग्लूकोज का पहला कार्बन कौन सा हो गया, जिसके अंदर CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो वो आ गया आपका, जैसे कि देखो मैं आपको स्ट्रक्चर वापस बताता हूँ। ये देखिए, ये पहला कार्बन तो हो गया आपका ग्लूकोज का जिसके अंदर CHO ग्रुप लगा हुआ है, और ये आपका हो गया फ्रक्टोज का जिसके अंदर सेकंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज यानी जिसके अंदर C डबल बॉन्ड हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होगी, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे मैं सारी चीजें हटा देता हूँ जैसे कि आपको करना, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होगी ना वो आपकी क्या होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब कभी भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में ग्लाइकोसाइडिक शुगर के अंदर, सुक्रोज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक का एल्डिहाइड और दूसरे का कीटोन आपस में मिलके शुगर बनाएंगे। इसका एल्डिहाइड हो गया और इसका क्या हो गया, कीटोन। तो यहाँ पे न तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री फॉर्म में है और ना ही आपका कीटोन ग्रुप फ्री फॉर्म में है, दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया, लिंकेज बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। इसके अंदर रहेगा ये रहेगा आपका सुक्रोज के अंदर। कहाँ पे रहेगा, सुक्रोज के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी आपका कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होगा, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखना, आगे काम आएगा। सुक्रोज के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों फ्री नहीं होते हैं। ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्रक्टोज के सेकंड नंबर कार्बन जिसे हम बीटा कार्बन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे बीटा लिखा हुआ। पहले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप के पास वाला अल्फा, सेकंड कार्बन बीटा, ठीक है ना। यहाँ इसलिए यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज लिखा हुआ। C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज, उसके साथ मिलकर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगी वहाँ पे सुक्रोज के अंदर रहेगी। यानी यहाँ पे कीटोन ने तो कीटोन ग्रुप फ्री है, ना ही आपका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है। अब ऐसे ही कोई और डाइसेक्राइड सुगर्स की बात कर ले तो सब दूसरी है माल्टोज। क्या है, माल्टोज। माल्टोज में किससे मिलकर बना हुआ है, 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अगर 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में मिलती है तो वो क्या बनाती है, माल्टोज। और कई बार लेक्टोज का भी पूछा गया है। लेक्टोज किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज की मोनोसेक्राइड यूनिट और दूसरी बीटा डी गैलेक्टोज की मोनोसेक्राइड यूनिट। ये लेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज तीनों किसके एग्जाम्पल है, डाइसेक्राइड के। किसके एग्जाम्पल है, डाइसेक्राइड। यानी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रही है, इसलिए हम इसे डाइसेक्राइड कहते हैं। तो लेक्टोज में कौन कौन सी 2 शुगर होगी, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज है, इसका ध्यान रखें, और ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज भी कई बार आता है, और अगर हम अल्फा और बीटा की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज यहाँ पे आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड शुगर इज, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड शुगर का है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज एंड ऑप्शन डी है लैक्टोज। जल्दी से इसका आंसर बताएगा, इनमें से कौन सा एक डाइसेक्राइड शुगर का एग्जाम्पल है? फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। देखिए यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों है? अभी हमने देखा था ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पहला, उसके अंदर क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज। और फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज कौन सा था? बीटा डी फ्रक्टोज। ये दोनों ही आपस में मिलकर क्या बना रहे थे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, सॉरी यहाँ पे यानी कीटोन ग्रुप, ये सेकेंड नंबर कार्बन है फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आपस में मिलकर क्या बना रहे थे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इनमें तो कीटोन ग्रुप फ्री है, ना ही एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है फॉर रिड्यूसिंग। रिडक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का होना जरूरी है फ्री फॉर्म में। फ्री फॉर्म में इन दोनों का होना जरूरी है। अगर फ्री फॉर्म में नहीं रहेंगे तो ये शुगर को रिड्यूस नहीं हो पाएगी। वहां पे शुगर क्या नहीं हो पाएगी? रिड्यूस नहीं हो पाएगी। देखिए रिड्यूस होता क्या इन एन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है? लाइक फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप ऑफ शुगर, जहाँ पे अब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटो ग्रुप है, जो कि मोनोसेक्राइड्स में तो सभी में पाया जाता है और कुछ डाइसेक्राइड्स में पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? कई तरीके के सब्सटेंस को ये रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। इसके अंदर क्या रहता है? फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप। जितनी कितनी भी मोनोसेक्राइड है उसमें तो फ्री रहेगा, क्योंकि वहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो है नहीं। और अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें, कुछ कुछ के अंदर फ्री रहेगा, कुछ के अंदर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन आपस में दोनों ही मिलकर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लेते हैं, तो यहाँ पे फ्री ग्रुप नहीं रह पाता है। देखिए इन सुक्रोज एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड कीटो ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज बोथ इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, so there is no free aldehyde or keto group present in them, so sucrose is non reducing sugar। इसलिए सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे समझ में आ गया क्यों है नॉन रिड्यूसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत ही जल्दी। काफी कुछ इंटरेस्ट आ रहा होगा, देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी बने रहिएगा। मैं आपका होस्ट फिर से आपको बताता हूँ, मैं हूँ राम प्रकाश प्रजापत और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरी अभी जो लाइव क्लासेस चल रही है वो चल रही है एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन की। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसे जरूर ज्वाइन करें। काफी कुछ वहाँ पे आपको समझ में आएगा। और अगर कोई भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कोर्स कर ज्वाइन करते हैं, चाहे मेरा हो या चाहे किसी का, वहाँ पे राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन करें, जिससे कि आपको फर्दर 10% तक डिस्काउंट मिल सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 7 तो हो गया। अगला क्वेश्चन 8, कार्बोहाइड्रेट नॉन एज एनिमल स्टार्च। इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज एंड ऑप्शन डी है इन्यूलिन। आपको बताना है इनमें से किस कार्बोहाइड्रेट को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है सेल्यूलोज एंड ऑप्शन डी है इन्यूलिन। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो रहेगा आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यानी कि ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, ग्लाइकोजन की बात करें तो इसका ये मेन पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन इज मेन पॉलीसेक्राइड फाउंड इन एनिमल टिश्यूज। जितने कितने भी एनिमल टिश्यूज है वहां पे जो मेन पॉलीसेक्राइड पाया जाता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। जैसे कोई लीवर की बात करें, मसल्स की बात करें, तो वहां पे स्टोरेज क्या होता है? ग्लाइकोजन फॉर्म, है ना। तो मेन पॉलीसेक्राइड हो गया ये, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च, क्योंकि मेन के अंदर ज्यादा पाया जाता है। ऐसे अगर ग्रेन्स, सीड या ट्यूमर्स के अंदर स्टार्च ज्यादा रहेगा। सेल्यूलोज की बात करें तो जो भी वुडी फाइब्रस पोर्शन है, जो भी लकड़ी का मटेरियल है, वुडी फाइब्रस पोर्शन है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों में भी सेल्यूलोज पाया जाता है ना। तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं नेचर में, है ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो भी कार्बोहाइड्रेट कौन है? सेल्यूलोज, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे, छोटे से छोटे पत्ते टहनी से लेके बड़े से बड़े प्लांट के अंदर सब में सेल्यूलोज होता है। तो इट इज मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, इसलिए सबसे ज्यादा एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो गया नेचर में?
सेलुलोज हो गया। कौन सा हो गया? सेलुलोज। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा गया है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो नेचर में तो आपका सेलुलोज। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ह्यूमन के अंदर या फिर एनिमल के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो वो है ग्लाइकोजन। अब हम बात कर लेते हैं इनुलिन की। इनुलिन क्या है? चिकोरी ट्यूबर्स में पाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दहलिया एक प्लांट होता है, उसके बल्ब के में अंदर पाया जाता है, दहलिया के बल्ब में। और इसका यूज देखिए किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर जिसे हम बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेशन रेट होती है, यूरिन बनता है तब, वो आपका रहेगा जीएफआर। उसको डिटरमाइन करने के लिए आपकी किडनी का प्रॉपर फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका नेफ्रॉन। देखिए किडनी की बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ये भी कई बार पूछा जाता है। किडनी मेन क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? किडनी। और किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, क्योंकि किडनी इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया। तो नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, इन्हें आपने देखा होगा ना इस तरीके से, ये पार्ट जहाँ पे यहाँ पे ब्लड आके फिल्टर होता है, ठीक है ना, बाउमेन कैप्सूल कहलाता है ये। तो इसकी जो फिल्टर रेट है उसकी प्रॉपर एफिशिएंसी है कि नहीं है, आपकी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको फाइंड आउट करने के लिए इनुलिन का प्रयोग किया जाता है ना। इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और ये कहाँ पाया जाता है? चिकोरी ट्यूबर्स और दहलिया बल्ब में पाया जाता है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन यूनिट्स आर फाउंड इन। इनमें से एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की यूनिट्स कहाँ पाई जाती है? 3 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है सेलुलोज एंड ऑप्शन डी है इनुलिन। आपको बताना है कि इनमें से एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की यूनिट कहाँ पाई जाती है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड इनुलिन। देखिए यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि स्टार्च। स्टार्च के अंदर ही एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की यूनिट से मिलकर आपका स्टार्च बनता है। देखिए स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में एमाइलोज रहेगा आपका, इसके अंदर 200 से लेके 1000 अनब्रांच क्या रहेगा, बिना ब्रांच वाला क्या रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। अल्फा डी ग्लूकोज की अनब्रांच यूनिट रहेगी कितनी, 200 से लेके 1000 तक। तो वहां आपकी क्या बनाएगी, एमाइलोज, है ना। एमाइलोज क्या होता है? हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एमाइलोज क्या होता है? हॉट वाटर के अंदर सेलुलर सोल्यूबल यानी गर्म पानी में घुल जाता है। साथ ही साथ ये आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है। देखिए एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट कैसे ज्वाइन होती है, ब्रांचेज ऑफ ट्री। जैसे कि ट्री के अंदर ब्रांच आपस में होती है ना, खूब सारी टेनियां निकली हुई, वैसे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी हुई रहती है, कोई यानी खूब सारी उसकी ब्रांचें रहेगी। एमाइलोज में कोई ब्रांच नहीं, अनब्रांच्ड यूनिट है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में खूब सारी इधर इधर की ब्रांच रहेगी, ठीक है ना, खूब सारी, जैसे ट्रीज के अंदर होती है। इसके अंदर ऐसे 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 जुड़ी हुई रहती है ना ब्रांचें, इसमें इसमें फिर फर्दर इधर भी इधर भी इधर भी। तो ट्री के अंदर जैसे जैसे ब्रांचें होती है ना, वैसे ही यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट की रहेगी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। ये इंसोल्यूबल होता है हॉट वाटर के अंदर। और जब कभी भी हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो वॉयलेट कलर देता है, ये तो देता है ब्लू कलर, ये क्या देता है, ब्लू कलर। एमाइलोज देता है ब्लू कलर, जबकि एमाइलोपेक्टिन क्या देता है, वॉयलेट कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ में ये वॉयलेट कलर देता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनमें से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड इनवर्टिब्रेट के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, बाहर का जो स्केलेटन सिस्टम है वहां पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है पेक्टिन, ऑप्शन बी है इनुलिन, ऑप्शन सी है रेफिनोज एंड ऑप्शन डी है काइटिन। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा, आपके कंसेप्ट में क्लियर। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि काइटिन। क्या है, काइटिन। देखिए काइटिन एक प्रकार का हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, जिसके अंदर यानी अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। ये एक्सोस्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, जैसे कि क्रेब के अंदर, लोबस्टर के अंदर या फिर इंसेक्ट के अंदर। देखिए अगर हम कुछ कार्बोहाइड्रेट उनकी अकरेंस देखें तो पेक्टिन की बात करें, पेक्टिन एक प्रकार का हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, कहाँ पाया जाता है,
एप्पल, लेमन या फिर अदर फ्रूट्स में पाया जाता है। इसी तरीके से रेफिनोज की बात करें तो रेफिनोज आपका ट्राइसेक्राइड से, क्या है, ट्राइसेक्राइड से, नहीं, तीन से मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एक तो ग्लूकोज हो गया, दूसरा फ्रक्टोज हो गया एंड तीसरा गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर जो बनता है वो रेफिनोज है, और ये शुगर बीट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शुगर बीट। ऐसे ही इन्यूलिन की बात करें तो ये आपका होमोपोलीसेक्राइड है, जिसमें डी फ्रक्टोज यूनिट ही रहेगी, जिसका मोलिकुलर वेट 5000 रहेगा। ये दहलिया बल्ब और चिकोरी रूप में पाया जाता है ना, इन्यूलिन। इन्यूलिन इज ए होमोपोलीसेक्राइड, जिसके अंदर एक ही तरीके की मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना है, डी फ्रक्टोज से, इसलिए इसे हम होमोपोलीसेक्राइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लैक्टोज द मिल्क शुगर इज कंपोज्ड ऑफ। इनमें से जो लैक्टोज है, लैक्टोज मिल्क शुगर है, वो किससे बना हुआ है? लैक्टोज द मिल्क शुगर इज कंपोज्ड ऑफ, चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज एंड ऑप्शन डी है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आपको इसका आंसर बताना है। जो लैक्टोज रहता है मिल्क शुगर के अंदर, वो किससे मिलकर बना हुआ है? देखिए, काफी लोगों को इसका आंसर आ रहा होगा, मैं इसका आंसर बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने बताया भी था पहले। लैक्टोज, जिसे हम मिल्क शुगर कहते हैं, ये आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कैन प्रोड्यूस हाउ मच एनर्जी थ्रू मेटाबॉलिज्म। यानी कितनी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस करता है, वो आपको बताना है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है थ्रू मेटाबॉलिज्म? चार ऑप्शन है आपके पास सामने। ऑप्शन ए है 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 17 किलो जूल, ऑप्शन सी है 4 किलो कैलोरी एंड ऑप्शन डी है बी एंड सी बोथ। जल्दी से इसका आंसर बताएगा। देखिए, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि बी एंड सी बोथ। 17 किलो जूल को ही हम 4 किलो कैलोरी कहते हैं, है ना, इस चीज को आप ध्यान रखें। 4 किलो कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली 17 किलो जूल, इसलिए यहाँ पे दोनों ही आंसर रहेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन का ऑप्शन दे रखा है सामने, है ना। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू देखें अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स की, तो देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी लगभग 17 किलो जूल या फिर 4 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन की हल्की सी कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होती है, बाकी इसे भी हम 17 किलो जूल और 4 किलो कैलोरी एनर्जी ही एज्यूम करके चलते हैं। 1 ग्राम फैट की बात करें तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी 37 किलो जूल, या फिर हम बोले 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम फैट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो सीक्वेंस है सबसे ज्यादा किससे रहेगा? फैट से, उसके बाद में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, हल्का सा प्रोटीन का ऊंचा रह सकता है, ज्यादा रह सकता है, बाकी लगभग सेम रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द शुगर फाउंड इन डीएनए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था। आपको इसका आंसर बताना है कि डीएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है। चार ऑप्शन है आपके सामने। राइबोज, ऑप्शन बी है डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन सी है राइबोडोज एंड ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। इनमें से कौन सी शुगर डीएनए में पाई जाती है? देखिए, बिल्कुल आसान सा नाम है। डीएनए का पूरा नाम ही है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? डीएनए को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर रहती है। कौन सी रहेगी? डीऑक्सीराइबोज। जबकि आरएनए के अंदर, जिसे हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। आरएनए में क्या रहेगी? राइबोज। जबकि डीएनए में क्या रहेगी? डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। टू शुगर्स, दो ऐसी शुगर्स जो डिफर करती है एक दूसरे से ओनली इन द कन्फिगुरेशन अराउंड वन स्पेसिफिक कार्बन। दो शुगर आपस में मात्र इस वजह से अलग अलग है क्योंकि उनका जो भी आपका एक कार्बन एटम है, उस पर्टिकुलर कार्बन एटम पे उनका कन्फिगुरेशन चेंज है, इसलिए वो दोनों शुगर अलग अलग है। तो ऐसे शुगर्स को क्या कहा जाता है? टू शुगर्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली इन द कन्फिगुरेशन अराउंड वन स्पेसिफिक कार्बन। एक स्पेसिफिक कार्बन पे अगर उनका अलग अलग कन्फिगुरेशन है तो ऐसे शुगर्स को क्या कहा जाता है?
देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है एनोमर्स, ऑप्शन बी है एपीमर्स, ऑप्शन सी है इन्वर्जन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। आपको इसका आंसर बताना है कि ऐसे शुगर्स को क्या कहा जाता है। एनोमर्स, एपीमर्स, इन्वर्जन एंड नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी यानी कि एपीमर्स। क्या रहेगा? एपीमर्स। देखिए कैसे होता है, ऐसे जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा एग्जांपल। यहाँ पे ये है आपका डी ग्लूकोज। क्या है? डी ग्लूकोज। ये है आपका डी मेनोज, ये है डी गैलेक्टोज। ये 3 अलग अलग शुगर्स है, ठीक है ना। देखिए डी ग्लूकोज की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में ये दे रखा है। ये किसका स्ट्रक्चर है? डी ग्लूकोज का। और ये आपका डी मेनोज का, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों की बात करें तो देखिए यहाँ पे सेकंड, देखिए डी ग्लूकोज और डी मेनोज में पहले कार्बन पे CHO, यहाँ पे भी CHO। थर्ड पे देखो इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H। फिर फोर्थ में देखो पहले H, फिर इधर OH, फिर पहले H, फिर OH। फिर पे देखो पहले H, OH, यहाँ पे पहले H, OH। सिक्स पे देखो CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH। मात्र एक यहाँ पे C2 पर, एक कार्बन पर इनका कन्फिगुरेशन अलग है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में OH है, जबकि मेनोज के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में OH है, राइट हैंड साइड में H है। यानी एक पर्टिकुलर कार्बन पे, एक स्पेसिफिक कार्बन पे, वन स्पेसिफिक कार्बन पर इनका कन्फिगुरेशन क्या है? चेंज, डिफर। डिफरेंस कहाँ है? कन्फिगुरेशन वन स्पेसिफिक कार्बन पे। तो इसलिए का मतलब क्या होगा? डी ग्लूकोज और डी मेनोज आपस में क्या हुए? एनोमर्स हुए, एपीमर्स हुए। दोनों आपस में क्या हुए? एपीमर्स। क्या हुए? एपीमर्स। देखिए डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज विथ रेस्पेक्ट टू C2, कार्बन नंबर 2। ऐसे ही डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज की बात करें तो इसमें 4th नंबर कार्बन पे देखेगा आप, दोनों में, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे 4th पे OH और इधर H है, जबकि इधर क्या है? H और OH। ये 4th नंबर पे। बाकी सब जगह ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर सेम मिलता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कंप्लीटली लगभग सेम मिलता है, खाली 4th नंबर कार्बन पे इसमें चेंजेस है स्पेसिफिक कार्बन पर। तो ये दोनों ही आपस में क्या है? एपीमर्स। क्या है? एपीमर्स। तो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज भी आपस में एपीमर्स है। डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज भी आपस में एपीमर्स है कार्बन नंबर 2 के अनुसार, और डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज भी आपस में एपीमर्स है 8 कार्बन नंबर 4 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। काफी कुछ मजा आ रहा होगा आपको, काफी कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डाइस्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक फॉर्म्स। ऐसे डाइस्टीरियो आइसोमर्स जो कि साइक्लिक फॉर्म से में है ऑफ शुगर, डिफरिंग इन द कन्फिगुरेशन एट द C1 एटम ऑफ एन एल्डोज और C2 एटम ऑफ एक 2 कीटोन्स। जो कहाँ पे चेंज है? जिनके अंदर कन्फिगुरेशन कहाँ पे चेंज है? एट द कार्बन 1 एटम ऑफ एल्डोज और कार्बन 2 एटम ऑफ 2 कीटोन्स। ऐसे आपके डाइस्टीरियो आइसोमर्स आपस में क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए है एपीमर्स, ऑप्शन बी है एनोमर्स, ऑप्शन सी है एनेंशियोमर्स एंड ऑप्शन डी है। देखिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, बिल्कुल आसान सा आंसर है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि एनोमर्स। देखिए ये साइक्लिक फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म बना दी, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, ठीक है, और ये आपका बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। देखिए ये कार्बन 1 है, C1 है। यहाँ पे देखिए OH ग्रुप का है नीचे की तरफ, OH का कन्फिगुरेशन क्या है? नीचे की तरफ। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। और यहाँ पे देखें OH की पोजीशन क्या है? अपर साइड में, यानी कन्फिगुरेशन इसका चेंज हो गया, डिफरिंग इन द कन्फिगुरेशन एट द C1 एटम। कार्बन 1 एटम पर ही इसका कन्फिगुरेशन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या? आपस में एनोमर्स। क्या हो गए ये दोनों? आपस में एनोमर्स, क्योंकि यहाँ पे OH नीचे की तरफ है और यहाँ पे OH अपर साइड में, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। तो ये आपस में दोनों ही एनोमर्स कहलाए। एनोमर्स जनरली कहाँ होते हैं? साइक्लिक फॉर्म्स के देखने को मिलते हैं ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 एनोमर्स। अगर कोई भी 2 एनोमर्स के बीच में अगर चेंज है इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 एनोमर्स व्हेन द करेस्पॉन्डिंग स्टीरियो सेंटर्स इंटरकन्वर्ट इज कॉल्ड। जब आपका करेस्पॉन्डिंग स्टीरियो सेंटर से वो इंटर कन्वर्ट हो, एक दूसरे में चेंज हो, तो इस तरीके के 2 एनोमर्स आपस में क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए है एनेंशियोमेरिज्म, ऑप्शन बी है डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म,
ऑप्शन सी है म्यूटा रोटेशन एंड ऑप्शन डी है नल। देखिए इसका आंसर जल्दी से देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपका इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ऐसे कंपाउंड्स आपके म्यूटा रोटेशन वाले कहलाएंगे। क्या है ऐसे कंपाउंड्स, क्या कराएंगे, म्यूटा रोटेशन वाले। देखिए ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन कि अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन देखें तो कितना होता है 112 डिग्री, ये प्लस में आ रहा है ना, प्लस 112 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन का। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा एनोमर ज्यादा होंगे। क्या होंगे, अल्फा एनोमर। अगर हम टेम्परेचर अबो 98 डिग्री सेल्सियस ले जाए और बॉईल करें या फिर पेरिडिन स्पेसिफिक को, तो वहां पे रोटेशन कितना हो जाएगा, प्लस 19 डिग्री हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सिस बीटा एनोमर्स। और अगर हम इन सॉल्यूशन को काफी देर तक इसे पड़ा रहने दें, केप्ट फॉर सम टाइम, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज फर्दर, ये कितना हो जाएगा, प्लस 52.5 डिग्री। और ये क्यों हो जाएगा, ड्यू टू इक्विलिब्रियम, क्यों हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो ये जो इसमें अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन टू एनोमर्स। ये दोनों एनोमर्स है ना, इनके बीच में क्या हो रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम आने की वजह से। तो ये ऐसे करे स्टीरियो सेंटर्स आपस में जहाँ इंटर कन्वर्ट होते हैं, उसको इंटर कन्वर्ट होने का जो सेंटर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेट होना, म्यूटा रोटेशन होना। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड प्रोजेक्शन, देखिए काफी बार पूछा गया ये भी, हार्वर्ड प्रोजेक्शन के अनुसार द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज, जो ग्लूकोज की मोस्ट स्टेबल फॉर्म रहती है वो क्या रहती है। हार्वर्ड प्रोजेक्शन के अनुसार ग्लूकोज की मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी रहती है वो आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि चेयर फॉर्म। देखिए चेयर हमेशा स्टेबल रहती है, 5-5 साल तक भी स्टेबल रह सकती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी चेयर में होती है। अगर मैं यहाँ पे नो, देखिए यहाँ पे चेयर की बात करूं, तो कैसे चेयर क्या है, जमीन पर स्टेबल है। अगर मैं यहाँ पे बोर्ड की बात करूं, तो ये नाव होती है ना, नाव पानी के अंदर तैरेगी, तो ये ऐसे फ्लो फ्लो करती रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी इसकी पोजिशन, ये हिलती डुलती रहेगी। जबकि चेयर को अगर फर्श पे लगा दो तो ये स्टेबल है, ठीक है ना। चेयर स्टेबल है बजाय बोर्ड के। दो ही फॉर्म होती है, बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म। तो आपको इस तरीके से अपने दिमाग में इमेज बना लेनी है कि अगर नाव पानी के अंदर तैरेगी तो ऐसे स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगी, वो हिलती डुलती तैरेगी। तो यहाँ पे चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल फॉर्म है बजाय की बोर्ड फॉर्म के, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड प्रोजेक्शन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या रह जाएगी ग्लूकोज की, जो चेयर फॉर्म रहेगी वो स्टेबल रहेगी अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड प्रोजेक्शन, है ना। इसका आप ध्यान रखें, इस तरीके से आप इसको कंसेप्ट बना के लर्न भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Phenomena by which dextrorotatory sucrose is converted to levorotatory mixture of glucose and fructose। यानी एक प्रकार की डेक्स्ट्रोरोटेटरी सुक्रोज है, वो कन्वर्ट हो रही है लिवोरोटेटरी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर में। तो उसे हम, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है रिडक्शन ऑफ शुगर, ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, ऑप्शन सी है इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड ऑप्शन डी है डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। जल्दी से इसका आंसर बताएगा कि ऐसी शुगर को हम क्या कहेंगे। Phenomena by which dextrorotatory sucrose is converted to levorotatory mixture of glucose and fructose is called रिडक्शन ऑफ शुगर, ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर या फिर डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। देखिए यहाँ पे भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि इन्वर्जन ऑफ शुगर। इसके अंदर जो आपकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है, यानी पहले तो यहाँ पे क्या था डेक्स्ट्रोरोटेशन, और जब ये हाइड्रोलाइज हुई और ये वापस मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिवोरोटेटरी मिक्सचर में। तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, देखो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को प्लस से और स्मॉल डी दोनों से नोट करते हैं, लिवोरोटेटरी को माइनस से या फिर स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो ये माइनस या एल फॉर्म में कन्वर्ट होगी स्मॉल एल में, तो ये आपका इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्वर्जन ऑफ शुगर। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज इन्वर्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है जो कि डी रेस्ट्रो सुक्रोज को, डी सुक्रोज जिसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो सुक्रोज, वो एल ग्लूकोज प्लस एल फ्रक्टोज में कन्वर्ट करे, उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। एंड ड्यू टू इन्वर्जन द सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेज शुगर। और इसी इन्वर्जन के कारण
जो स्मॉल डी फॉर्म है वो स्मॉल एल में चेंज हो रही है, ये आपका इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन है। तो इसी इन्वर्जन के कारण क्या होता है, इस सुक्रोज को अपन इन्वर्टेज शुगर भी कहते हैं। देखिए सुक्रोज का जो सिनोनिम है इन्वर्टेज शुगर, वो इस इन्वर्टेज एंजाइम के कारण ये स्मॉल डी से स्मॉल एल में चेंज हो जाती है प्रोडक्ट में, इसलिए हम इसको इन्वर्टेज शुगर भी कहते हैं। अभी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, काफी देखिए काफी इंटरेस्टिंग सेशन था, यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला। मैं हूँ आपका होस्ट राम प्रकाश प्रजापत। आपको फिर बता देता हूँ कि अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में फिर से आप लिख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इसका आंसर आपको दूंगा। देखिए यहाँ पे जो 19 क्वेश्चन है वो है फेलिंग सॉल्यूशन ए कंटेंट। फेलिंग सॉल्यूशन ए के अंदर क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है क्यूप्रिक सल्फेट इन ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ऑप्शन बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ऑप्शन सी है क्यूप्रिक सल्फेट इन ए सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। एंड ऑप्शन डी है सोडियम सिट्रेट। तो आपको बताना है कि फॉलोइंग सॉल्यूशन ए के अंदर क्या होता है। देखिए कई लोगों ने इसका आंसर भी बता दिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए के अंदर? ए के अंदर रहता है क्यूप्रिक सल्फेट इन ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे फेलिंग रिएजेंट के बारे में बता दूं। फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट दोनों ही एल्कलाइन मीडियम में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि बारफोर्ड रिएजेंट कैसा मीडियम रखता है? एसिडिक मीडियम। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। फेलिंग एंड बेनेडिक्ट दोनों ही एल्कलाइन मीडियम रखते हैं, जबकि बारफोर्ड रिएजेंट आपका एसिडिक मीडियम। देखिए फेलिंग रिएजेंट की बात करें तो इसमें देखिए सॉल्यूशन ए रहेगा क्यूप्रिक सल्फेट इन सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और सॉल्यूशन बी में रहेगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये भी पूछा जा सकता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन बी में क्या रहता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये दोनों ये क्या करता है? क्यूप्रिक आयन होती है ना Cu+3, Cu+3 को अपन बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन को ये रिड्यूस कर देगा क्यूप्रस आयन में। किसमें कर देगा? क्यूप्रस आयन Cu+2 में रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे जो चेंज है वो येलो टू रेड, ब्रिक रेड कलर आ जाएगा। तो हमें मालूम चल जाएगा कि वहां पे क्या है? मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है ना। फेलिंग्स यानी आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। क्या बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। कुछ डाइसैक्राइड भी रिड्यूसिंग शुगर होती है, इसलिए आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट रिएजेंट। बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या होता है? जो आपका रिएजेंट रहेगा वो क्या रहेगा? क्यूप्रिक सल्फेट इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। क्यूप्रिक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम एंड सोडियम सिट्रेट के अंदर, तो वो आपका बेनेडिक्ट रिएजेंट कहलाता है। ये भी आपका क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में रिड्यूस कर देता है। एंड बारफोर्ड रिएजेंट की बात करें तो इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एसीटेट इन एसिटिक एसिड। बारफोर्ड रिएजेंट क्या है? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एसीटेट इन एसिटिक एसिड। यहाँ पे आपका ये 19 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अगले यानी कि लास्ट क्वेश्चन में। मेरे को लग रहा है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पे। अगर नहीं भी सीखने को मिला है तो अगली जो भी हमारी क्लास है जहाँ पे आपको कुछ सीखने को और मिले तो उसे भी जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमने काफी पीछे हमारे यूट्यूब पे भी काफी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पे भी काफी क्लासेस डाल रखी है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना। और हमारे जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमने काफी वीडियोस या लेक्चर ले चुके हैं, और जो हमारा अभी एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का जो बैच चल रहा है लाइव, उसे आप ज्वाइन करें जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 बारफोर्ड रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। इनमें से बारफोर्ड रिएजेंट किसके लिए काम आता है? किसको अलग अलग करने में काम आता है? किसको डिस्टिंग्विश करने में काम आता है? वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रिड्यूसिंग शुगर फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन बी है मोनोसेक्राइड्स फ्रॉम डाइसेक्राइड्स। ऑप्शन सी है एल्डोजेस फ्रॉम कीटोजेस। एंड ऑप्शन डी है डाइसेक्राइड्स फ्रॉम पॉलीसेक्राइड्स। इनमें से कौन सा यानी इनमें से सॉरी बारफोर्ड रिएजेंट कहाँ काम आता है, किस किस को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है, वो आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आ चुके हैं आपके स्क्रीन पर। रिड्यूसिंग शुगर फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऑप्शन बी है मोनोसेक्राइड फ्रॉम डाइसेक्राइड, ऑप्शन सी है एल्डोजेस फ्रॉम कीटोजेस, एंड ऑप्शन डी है डाइसेक्राइड फ्रॉम पॉलीसेक्राइड। देखिए यहाँ पे भी काफी लोगों ने इसका आंसर सही बताया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि मोनोसेक्राइड्स फ्रॉम डाइसेक्राइड्स। बारफोर्ड रिएजेंट कहाँ काम आता है? मोनोसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स से डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। ठीक है ना। बारफोर्ड रिएजेंट एक प्रकार का एसिडिक मीडिया कंटेनिंग रिएजेंट है। सो ओनली हाईली रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए जो भी आपके बहुत ही ज्यादा हाईली रिड्यूसिंग शुगर है जैसे कि मोनोसेक्राइड्स
ये क्या करते हैं, यूज पॉजिटिव टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे रिड्यूसिंग। एंड रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स आर वीकली रिड्यूसिंग एजेंट। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ना, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, ये क्या होते हैं, वीकली रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल कमजोर होते हैं। सो दे कांट रिड्यूस इन एसिडिक मीडियम, इसलिए वो एसिडिक मीडियम में यूज नहीं होता। बारकोड रिएजेंट किसके लिए काम आता है, ये मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसैकेराइड्स को डिस्टिंग्विश करने में काम। बारकोड रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, काफी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। यहाँ पे हम एम्स जो हमारा अनअकैडमी पे अभी जो चल रहा है, वो चल रहा है अचीवर्स बेस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, ठीक है ना। इस बैच की प्राइस बिल्कुल कम है, 2999 रुपीज ही रखी गई है। अगर आप इसमें फर्दर राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन करते हैं तो इसमें 5 to 10% आपको 100% डिस्काउंट मिलने वाला है। आप चाहें तो इस बार कोड को भी स्कैन करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर क्लिक करके भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं आपका मित्र राम प्रकाश प्रजापति। आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी, आपके काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे आज की क्लास में। तो इसी तरीके से मेरे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, उनको अच्छे से देखिएगा और जितना कोशिश हो इस बैच को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिल सके। आज की क्लास यही एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर।